नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करेंगे अब हम पृथ्वी के विकास और उत्पत्ति की। किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार पृथ्वी का विकास हुआ, है ना। आज जो अर्थ आप देखते हैं, इस पर जो भी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, चट्टानों के प्रकार, ये सब किस प्रकार से बने, किस प्रकार से अस्तित्व में आए, अभी उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बात करेंगे इसकी, ठीक है। देखो, ये तो बड़ा ही कहते हैं ना फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र है। पृथ्वी कब से है, कब से पृथ्वी का अस्तित्व है, मानव कहाँ से आया, और ब्रह्मांड में कोई और भी पृथ्वी है क्या, जीवन है क्या। देखो, है तो ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन, जिसका जवाब मतलब कोई एक जवाब तो है नहीं। जितने लोग हैं, जितने दर्शन हैं, उन सब के अपने अपने जवाब हैं। बट हमें बात करनी है साइंटिफिक तरीके से, अर्थात वैज्ञानिक तरीके से, कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो दर्शन भी हैं, दर्शन में भी विज्ञान कम नहीं, ऐसी बात नहीं। फिलोसॉफी जो है वैज्ञानिक नहीं हो सकती, वो भी जबरदस्त विज्ञान है। तो बात करते हैं कि हम इसके पहले तो सिद्धांत की बात करते हैं ना, कि शुरुआत हम करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या क्या है, थ्योरीज क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें थ्योरीज की, तो एक बार मैं आपको पहले नाम लिख देता हूं कि थ्योरी में कौन कौन सी नाम है। जैसे कि पहली है धूमपुंज का सिद्धांत, इसको बोलते हैं अपन थ्योरी ऑफ नेबुला। बात करेंगे अभी सबकी एक एक, पहले मैं एक बार इसके नाम लिख देता हूं। धूम्रपुंज का सिद्धांत, दूसरा है बिग बैंग का सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा चलता है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, देखो सब थ्योरी है, सिद्धांत है, मतलब फैक्ट किसी के पास नहीं है। फिर है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, ये भी वही है। प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और चीजें हो गए, चलते रहे। एक और चलता है सौर निहारिका का सिद्धांत, इसको सोलर नेबुला बोलते हैं। निहारिका नेबुला ही होती है ना, सोलर नेबुला थ्योरी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, तो पहला करते हैं अपन, पहला लेता हूं मैं धूमपुंज का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रतिपादक समझते हो ना, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट और पियरे साइमन। इमैनुअल कांट व पियरे साइमन। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने धूमपुंज का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या करा, देखो अगर देखो ना, तो आप मतलब कि आप एक किसी भी वस्तु के कितने टुकड़े कर सकते हो यार, है ना। हमेशा हमारे हमारे दिमाग में ना एक बात जरूर आती थी, आप किसी चीज को किस हद तक तोड़ सकते हो, है ना। हमने वो करा ना, अणु, परमाणु, फिर परमाणु के भी 3 कण है, ये तो हम चलते चलते हम आगे आ गए। सबसे पहली बात है कि किसी चीज का अध्ययन करना है तो पहले सवाल उठना चाहिए ना। तो लोगों के मन में सवाल बहुत समय से था कि आप किसी चीज के कितने टुकड़े कर सकते हो। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब माइक्रोस्कोप वगैरह जैसी चीजें नहीं थी
तो हमारे पास सबसे छोटा टुकड़ा क्या था कि साहब धूल का कण। धूल का कण इतना छोटा, कौन सा वाला धूल का कण कि जब कोई भागता है, घोड़े भागते हैं, धूल का गुब्बार उड़ता है। देखो गुब्बार के अंदर भी धूल के छोटे छोटे कण हैं जो आपको एक धुएं के रूप में तो दिखाई देते हैं बट एक कण के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। इस सिद्धांत का आधार यही था, समझ रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के एक बड़े धूमपुंज से बना है। सौरमंडल गैस वो धूल के एक बड़े पुंज से बना है ना। ये सौरमंडल कुछ नहीं है, गैसों का और धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धूमपुंज घूमने लगा तथा द्रव्यमान केंद्र की ओर केंद्रित हो गया, केंद्र की ओर केंद्रित हो गया, है ना। और इसी की वजह से केंद्र की ओर केंद्रित हो गया। केंद्र में सूर्य बना तथा इसके चारों ओर घूर्णन करने से अन्य ग्रह और उपग्रह बने। यह कहना है किसका? धूमपुंज सिद्धांत में इमैनुअल कांट और पियरे साइमन का, है ना। ये कहते हैं कि पहले सौरमंडल में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? गैसें थी और धूल के कण थे। अब धूल के कण किससे बने हुए थे, क्या थे, इस बारे में इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं दिया, क्योंकि थ्योरी है ना यार, ये तो सिद्धांत है। सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति कल्पना करता है कि ऐसा हुआ होगा, उसके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ कल्पना कर रहा है। तो इन्होंने कल्पना करी कि सौरमंडल में गैस और धूल के एक बड़े पुंज थे, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक आपस में एक केंद्र के चारों तरफ क्या करने लगे? घूमने लगे। और इसी की वजह से क्या है, सेंटर में अब घूम रहे हैं और सेंटर की तरफ खिंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंटर में गुरुत्वाकर्षण सबसे तीव्र था। और आज भी बात तो सही है कि पूरा हमारा सौरमंडल किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सभी ग्रह और उपग्रहों को बांध के रखा है, अर्थात यही वो चीज है जिसने हमारे सौरमंडल को बांध के रखा है। केंद्र में सूर्य बना और इसके चारों ओर घूर्णन करने से अन्य ग्रह और उपग्रह बने। तो ये थ्योरी कौन सी है? धूमपुंज का सिद्धांत इमैनुअल कांट और पियरे साइमन ने इसको दिया था। दूसरी सबसे प्रचलित थ्योरी है भैया बिग बैंग का सिद्धांत। अधिकांश वैज्ञानिक वगैरह इसी थ्योरी में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से है ना, इसको पृथ्वी को समझाने में ये सक्षम है। इस वजह से पहली बात तो इसके प्रतिपादक थे इसके जॉर्जेस लेमाट्री। जॉर्जेस लेमाट्री, है ना। 1927 में 1927 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने टाइमलाइन भी दी। लगभग 13.8 अरब साल पहले, देखो आप कितनी थ्योरी दी इन्होंने। 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ कि अत्यधिक गर्म और घने व घने महाबिंदु
एक विस्फोट हुआ, है ना। इस महाबिंदु को कहा जाता है सुपरनोवा। ठीक है, ये क्या था, ये कहते हैं कि इसके लिए बहुत सारे यार थ्योरीज भी हैं। हमारे भी भूगोलवेत्ता हुए एस चंद्रशेखर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के नाम से अपना एक बताया था। उन्होंने कहा था कि एक तारे में इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा जब स्पेस के अंदर है, अंतरिक्ष के अंदर है, तो एक माचिस की डिब्बी कितनी होती है, उस डिब्बी के अंदर ये सारी ऊर्जा संपीड़ित की जाती है। क्योंकि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वाकर्षण के अभाव में ये चीजें एक दूसरे से एकदम डेंसली चिपकी हुई रहती है। बट धीरे धीरे जब ये एक से दो से दो बढ़ने लगती है, तब ये एकदम से फटती है और इसके कारण से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो यही बिग बैंग की थ्योरी है कि इस तरह का एक पहले बहुत बड़ा एक सुपरनोवा हुआ करता था, जिसके एक बिंदु में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट से क्या हुआ कि बाकी के सभी तारे, गैलेक्सी, जो कुछ भी हैं, ये सब कुछ इसी के कारण से बने थे, है ना। तो ये कहता है कि 13.8 अरब साल पहले गर्म और घने महाबिंदु में विस्फोट हुआ। इसके बाद इसी घटना से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। सौर मंडल इसी कारण से बने। अनेकों सौर मंडल बने भैया, मतलब इतनी गैलेक्सीज बनी, इतनी चीजें बनी, जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक विचार कर रहे हैं, है ना। इसी घटना के कारण आज भी नए तारे, ग्रह, उपग्रह बनते व समाप्त होते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि देखो, ये एक सिंपल सी बात है, इसके पीछे की थ्योरी ये है, दर्शन ये है, फिलॉसफी क्या है, कि जब कुछ नहीं था तब सिर्फ शून्य था। ये फिलॉसफी है, कुछ नहीं था जब शून्य था, एक बिंदु था, और वहीं से फिर सारी चीजें शुरू हुई। ये कह रहा है कि कोई भी चीज शुरू होने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ से ही कुछ बनेगा, है ना, कुछ तो होना चाहिए था। तो वो कहता है कि एक बिंदु से शुरुआत हुई, और वो बिंदु ही आज इतना बड़ा एक ब्रह्मांड बन गया है ना। अब वो बिंदु में क्या था, ये अभी भी एक डिबेट का विषय है, लोग इस बारे में अभी भी चर्चाएं करते रहते हैं। ठीक है, फिर देखो अगली है तीसरी, प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अगेन वही सिद्धांत वाली बात है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस क्या थी। पहली बात तो इसके प्रतिपादक थे, एक तो थे चैम्बरलिन, ठीक है, और एक थे मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन, चैम्बरलिन एवं मोल्टन। ठीक है, ये क्या है, इस हाइपोथेसिस के प्रतिपादक थे। इन्होंने क्या बोला कि प्रारंभ में सौर मंडल छोटे छोटे ठोस कण थे। सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के आरंभिक चरण में बहुत सारे छोटे कण थे। बात समझ रहे, पहले बड़ा कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्या थे, छोटे छोटे कण थे, और छोटे ठोस कणों को ही ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लांटेसिमल जाता है। कालांतर में
इन ठोस कणों के जुड़ने से पृथ्वी का, सॉरी पृथ्वी लिख दिया मैंने, जुड़ने से सौर मंडल, अभी पृथ्वी कहाँ गई, पहले सौर मंडल बनाना पड़ेगा ना, सौर मंडल का निर्माण हुआ। इनका कहना था कोई बिंदु वगैरह नहीं था, पहले सारे क्या थे, ठोस कण थे, और उन ठोस कणों के जुड़ने से सौर मंडल का निर्माण हुआ। इन ठोस कणों के ठंडा होने से पृथ्वी बनी। मतलब कि ये गैस वैस द्रव वाला सिद्धांत नहीं मानता है, तो सीधा कहता है कि हमेशा कैसे कण थे, ठोस कण थे, और उन्हीं से ये पृथ्वी का जो है निर्माण हुआ है, इनका कहना ये था। एक थ्योरी और चलती है दोस्तों, वो भी कर लेते हैं अपन। एक थ्योरी चलती है, 4 नंबर लगा देता हूं, वो है सोलर नेबुला, सौर निहारिका सिद्धांत, यानी कि सोलर नेबुला थ्योरी। ठीक है, इसमें ये क्या कहता है कि पृथ्वी जो है ये एक घूर्णनशील गैस और धूल की डिस्क में बना। पहली बात तो देखो क्या होता है कि निहारिका क्या होती है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों का जो है ना एक गुब्बारा टाइप का है, जो हमेशा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, उसे नेबुला या निहारिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं, सौर मंडल का निर्माण बहुत सारे गैसीय कणों के, बहुत सारे गैसीय कणों के धूल की डिस्क, धूल की डिस्क को ही क्या कहते हैं, निहारिका में लगातार घूर्णन करते रहने से हुआ है, करते रहने से हुआ है। ठीक है, इनका यह कहना था गुरुत्वाकर्षण तथा कणों के लगातार घूर्णन के कारण संघनन की प्रक्रिया से तारे, ग्रह व उपग्रह बने हैं। ठीक है, इनका ये कहना था सोलर नेबुला सिद्धांत। ठीक है, बेसिकली दोस्तों क्या होता है, मैंने कहा ना दर्शन है, दर्शन की कोई लिमिट नहीं है, दर्शन चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या ब्रह्मांड के लिए उत्पत्ति के सिद्धांत है। पहले ब्रह्मांड बनेगा तभी तो पृथ्वी बनेगी, तो पहले कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत है, इसमें से जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है हमारा कौन सा वाला, बिग बैंग थ्योरी चलता है। फिर अब देखते हैं कि अब सौरमंडल, पहले ब्रह्मांड बना, सौरमंडल बना, पृथ्वी का कैसे बना। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के निर्माण के चरण। पृथ्वी के निर्माण के कितने चरण हैं, क्या क्या चरण है, कैसे कैसे पृथ्वी बनी। ठीक है, तो इसमें बात आती है कि सबसे पहले आता है प्रारंभिक चरण, इनिशियल स्टेज। इसके बारे में हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो अस्तित्व है लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी जो है ये गैसों का एक गोला थी। ठीक है, जो एकदम ठंडा हो रहा था, पर गैसीय अवस्था
से संघनन के कारण पृथ्वी द्रव तथा तत्पश्चात ठोस अवस्था में आई। यह माना जाता है कि मतलब बिग बैंग वाली थ्योरी ना, उसमें कहता है कि जब ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ ना, तो इससे भारी मात्रा में ऊर्जा और गैसों के कण निकले, है ना। और ये सब गैसें ही जो हैं, ये आपस में जहां जहां पर संघनन हुआ, उनका संघनन क्या होता है, जब कभी भी आप गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में आते हो ना, गैस जैसे ही द्रव में आता है तो संघनन बोलते हैं। द्रव को और ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जैसे जल वाष्प होती है, जल वाष्प को अगर अपन ठंडा करें तो वो किसमें बनती है, पानी की बूंद बनती है। ये संघनन की प्रक्रिया है। फिर पानी की बूंद को अपन और ठंडा करते तो बर्फ बन जाता है, ये जमने की प्रक्रिया है ना। तो ये बोल रहा है कि जो गैसेस थी उनका आपस में इतना ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ कि उनको इतनी ज्यादा, पहले वो गर्म थी, धीरे धीरे थोड़ा बहुत ठंडा होने के कारण वो द्रव में बदले, और थोड़ा ठंडा हुए तो फिर वो ठोस में बदले। इसका मतलब ये नहीं ठंडा होकर जम गए, अभी भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गर्म थी, अभी भी इनको बहुत ज्यादा कूल ऑफ होने की जरूरत थी। तो इस प्रारंभिक चरण में पृथ्वी अत्यधिक गर्म व अस्थिर थी। अत्यधिक गर्म और क्या थी, अस्थिर थी। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, दूसरा हुआ परबद्धता, अर्थात लेयर फॉर्मेशन। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो वैसे वैसे इसके क्या बनी, लेयर्स बनी। इसमें मैं लिखता हूं, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसमें मौजूद जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र में चले गए। इसमें मौजूद भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए। जैसे लोहा और निकेल। आपने थोड़ा बहुत अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आता है कि पृथ्वी के अंदर एक ठोस गोला है, गेंद है ना, जो कि लोहे और निकल की बनी हुई है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है। तो ये कहना चाहता है कि जो पदार्थ सबसे पहले ठंडे हुए वो तो क्या ऊपर ऊपर ठंडे हो गए, जो पदार्थ एकदम गर्म थे वो पृथ्वी के अंदर 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 चले जाते रहे, तो और पृथ्वी के अंदर ही केंद्रित हो गए। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है वहां पर क्या बन गए, लोहा और निकल बन गए। जबकि हल्के पदार्थ सतह पर आ गए जैसे सिलिका यानी कि SiO2 सिलिका। ये कहां पर आ गया, पृथ्वी के ऊपर आ गया। जैसे आज हमारे को आपको पृथ्वी के जो भी मतलब ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, महाद्वीप जो भी मिलते हैं ना, इन सब की निर्माण में किसकी भूमिका है, सिलिका की भूमिका है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो सिलिका है। यौगिक बोल रहा हूं, तत्व नहीं बोला मैंने, यौगिक बोला है। यौगिक दो चीजों से बनता है। फिर देखिए क्या हुआ, इसी कारण से पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण परतें बनी। 3 महत्वपूर्ण परतें बनी। ठीक है, कौन कौन सी परतें बनी देखो आप। सबसे बाहर बनी भूपरपट्टी। ठीक है, यहां पर हमको क्या देखने को मिलेंगे, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमको
जो सबसे अंदर मिला, है ना, इसको बोलते हैं अपन आंतरिक क्रोड, जो कि कैसी अवस्था में है, ठोस। और इसके बाहर यहां पर तापमान इतना ज्यादा था, प्रेशर इतना ज्यादा था, ताप और दाब दोनों इतने ज्यादा थे कि यहां पर चट्टानें पिघल गई हैं। तो इसको अपन बोलते हैं बाहरी क्रोड, जो कि कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। और इसके ऊपर यहां पर ये बड़ी चट्टानें हैं जिनको हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल में 7 बड़ी और 15 छोटी चट्टानें हैं जिनको हम बोलते हैं सम्मिलित रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स, को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये 3 महत्वपूर्ण चट्टानें हमारी बनी, है ना। फिर ये हुआ चट्टानों का निर्माण। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ वायुमंडल का निर्माण। अब वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। प्रारंभ में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता थी, हीलियम गैस की प्रधानता थी। शुरुआत में सारा क्या था, या तो हाइड्रोजन गैस थी या हीलियम गैस थी। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण CO2, जल वाष्प आदि गैसें बाहर निकली, ठीक है। अब देखो CO2 आ गई, जल वाष्प आ गई, है ना। मेथेन बड़ी गैस निकलती है यार, जब भी कोई चीज जलती है मेथेन बहुत निकलती है ना। मेथेन है ना, लिख देता हूं मैं, ये कौन सी गैस है, मेथेन। ये गैसें बाहर निकली और फिर इन गैसों के ठंडा होने पर, इन गैसों के ठंडा होने पर जब संघनन हुआ, संघनन कंडेंसेशन को बोलते हैं ना, गर्म गैस से जब द्रव बनती है तो संघनन कहलाता है। जब संघनन हुआ तब महासागर बने, पानी बना मतलब महासागर बने, ठीक है। फिर देखिए महासागरों का अब अगला क्या चीज है, अगली चीज क्या है, महासागरों का निर्माण। अब देखो जल वाष्प वो पानी वाली है, अब जमीन में देखो तत्व तो सारे ही थे, ऑक्सीजन भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं, बट बहुत ज्यादा गर्म है तो अभी लिक्विड नहीं बन सकते, तो वो पहले जल वाष्प बनेंगे। जल वाष्प हो गया, मेथेन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब से रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन बहुत जल्दी कार्बन को पकड़ेगा, दूसरी चीजों को पकड़ेगा। जैसे इससे क्या होगा, वायुमंडल में हाइड्रोजन की उपस्थिति तो घटेगी। अब कई कारणों से वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है धीरे धीरे, प्लस ज्यादा से ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना रही है। अब ये सब चीजें संगठित हो गई हैं। अब धीरे धीरे क्या है, गैसों में जैसे जैसे रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी निकलनी थी वो एनर्जी निकल गई। अब ये क्या हो रही है, गैसें ठंडी हो रही है, ठंडी होने से क्या होगा, अब बड़ा तो क्या बना, महासागर बना, ठीक है। तो जल व वाष्प के संघनन तथा उसके एकत्रित होने से बड़े महासागर बने। क्या बन गए, बड़े महासागर बन गए, है ना। फिर वर्षा के कारण
नदियां, हिमनद का निर्माण हुआ। हिमनद का निर्माण हुआ, ठीक है। और महासागरों के कारण पृथ्वी पर जीवन की आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मतलब अब देखो महासागर बन गए हैं। हमारा जो जीवन शुरू हुआ पृथ्वी पर वो महासागरों से ही शुरू हुआ, ये तो बात आपको पता होगी। सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव पनपे हैं ना, अमीनो एसिड से बने थे। सबसे पहले सूक्ष्म जीव जो बने अमीनो एसिड से बने थे। अमीनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये और कार्बन, इनसे बनते हैं अमीनो एसिड। हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है ना। डीएनए किससे बना है? डीएनए किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। सबसे पहले महासागरों में अमीनो एसिड्स का निर्माण हुआ और इन्हीं अमीनो एसिड्स के जुड़ने से छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरिया बने। माइक्रोबैक्टीरिया है, वायरस है, इससे जलते 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 फिर कोशिकाओं में वृद्धि से फिर ये हमारी पृथ्वी पर जो पूरा जीवन है ये बना है। ये एक्चुअली रासायनिक थ्योरी है, केमिकल थ्योरी है। ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो भी पूरा निर्माण कार्य जो हुआ है ये सब रसायनों के कारण ही हुआ है, इसके बिना ये चीज़ें संभव नहीं थी, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं अब हम कि पृथ्वी की निर्माण की समय सारणी क्या होती है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। हमारी पृथ्वी कई चरणों से गुजरी, लेकिन 4.6 अरब साल हमारा पृथ्वी का पुराना इतिहास है। मनुष्य तो अभी अभी आया हजारों साल पहले, तो उससे पहले इन अरबों सालों में क्या हुआ हम उसी की जानकारी लेंगे पृथ्वी की समय सारणी के अंतर्गत।